तो कल की जो हम लोगों की क्लास थी उसमें हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं ये बारे में हमने बातचीत की थी। अभी बेसिकली हमको ये सीखना है कि आखिर हम लोगों के ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर में जो लंग्स नामक ऑर्गन है, ठीक है, जिसके अंदर वो छोटे छोटे ग्रेव्स या फिर मैं कहूँ एयर सैक जो मौजूद होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन आती है। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे आती है, कहने को बहुत ही सिंपल है। सांस अंदर लो, ऑक्सीजन आ गई, सांस बाहर छोड़ो, CO2 चली गई। बट ये मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इतनी आसान नहीं होती, ठीक है, ये इतनी आसान मैकेनिज्म नहीं है। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स इस मैकेनिज्म के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, यानी कि सिर्फ मुंह खोला, नाक के गड्ढों में से हवा अंदर विंड पाइप में चली गई और फिर लंग्स में घुस गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने आप हवा अंदर नहीं जाएगी, ये बात याद रखना। जैसे कि तुम्हारे पास एक बलून है, मान के चलते हैं। अब जो बलून तुम्हारे पास होता है, लेट से वो रूम में बस पड़ा हुआ है, क्या वो बलून पड़े पड़े हमारे एटमॉस्फेयर में जो इतनी सारी हवा मौजूद है, क्या उसमें से अपने आप हवा ले लेता है और अपने आप फूल जाता है? क्या नहीं, तुम लोगों को फूंक मारनी पड़ती है या फिर आप बलून पंप्स का इस्तेमाल करते हो, जो भी हो, और उसके बाद फिर आप लोगों का जो बलून है वो क्या होता है, फूलता है। लेकिन क्या अपने आप बलून ने एटमॉस्फेयर में जो इतनी सारी एयर मौजूद थी उसमें से एयर क्या अपने आप ले ली? क्या नहीं, अपने आप ली तो नहीं। इट मीन्स आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं कुछ ना कुछ, है ना। चाहे आप बलून पंप कर रहे हो यूज या फिर चाहे आप अपने माउथ को यूज कर रहे हो, इन दोनों चीजों के वाया आप एफर्ट्स डालते हो और तब बलून के अंदर हवा आती है। सिमिलरली जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में बलून का रोल कौन प्ले कर रहा है? लंग्स। लंग्स आर बलून लाइक स्ट्रक्चर एंड नथिंग एल्स, है ना। बलून कैसा होता है? बहुत ही अच्छा जेली बेली टाइप का फ्लेक्सिबल बंदा रहता है। वैसे ही आपकी जो ह्यूमन बॉडी में लंग्स है, ये लोग भी हाईली फ्लेक्सिबल होती हैं, बलून के जैसे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर इमेजिन करो, आपने एक इमेजिन करते हैं नकली आदमी या नकली औरत बनाई और आपने एक आर्टिफिशियल लंग्स उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया और आप ये सोच रहे हो कि लंग्स डाल रहा हूं तो उसके क्या करना चाहिए, हवा चली जानी चाहिए, और हवा अगर उसकी बॉडी के अंदर चली गई तो फिर ब्रीथिंग वाली प्रोसेस शुरू हो जाएगी। बट मैं बता दिया, फिर आगे की एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। बट जिस तरीके से रखे रखे बलून के अंदर हवा नहीं जा सकती, सिमिलरली आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपके लंग्स पड़े हुए हैं, दो लंग्स, ठीक है, उनमें भी ऑटोमेटिकली एयर अंदर नहीं जा सकती। वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट्स आपकी बॉडी लगा रही होगी जिस एफर्ट्स के वाया आपकी बॉडी के अंदर एयर जाती है ना, अपने आप ना जाती है। लेकिन अभी एक दूसरी चीज सुनते हैं हम लोग। लेट से आपके पास एक बलून था, आपने उसके अंदर बहुत मेहनत की और मेहनत के वाया आपने क्या किया, उसके अंदर जाकर हवा भर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हवा भर देने के बाद गठान बांधनी पड़ती है या फिर लेट से धागा बांधना पड़ता है ताकि हवा बाहर निकल ना जाए। तो वो गठान बांधना, नॉट बांधना या फिर लेट से जो धागा बांधना है वो भूल गए। अब जब तुम ये पूरा काम करना भूल जाओगे तो बोलो क्या होगा? होगा ये कि जो भी हवा उस बलून के अंदर थी एकदम क्विकली देखना निकल के चली जाएगी बाहर, राइट। क्विकली निकल के कहां चली जाएगी? बाहर। लेकिन जब ये हवा अभी क्या है, ये हवा बाहर जा रही है, तो क्या इस हवा को बाहर निकलने के लिए बलून से कोई एफर्ट्स लगाने पड़े? क्या नहीं, अपने आप चली गई, कोई एफर्ट्स लगाने नहीं पड़े। तो इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि जब बलून के अंदर हवा लेकर आनी थी
तब हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते थे, या तो माउथ का यूज करो या फिर बलून पंप का यूज करो। लेकिन जब हवा निकालनी हो तो हमको कोई एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है, कोई एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ती, अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी क्या होती है, हवा बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो क्या होती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। तो सिमिलरली हवा के अंदर जाने को हम लोग हमारी ह्यूमन बॉडी के टर्म्स में कहेंगे इनहेलेशन, और हवा के बाहर आने को, हवा यानी कि CO2 हम लोग यूजुअली इनहेल आउट करते हैं, और अदर गैसेस भी होती होंगी, उस पर भी बातचीत नहीं करते, हमारा कल का टॉपिक है। फिलहाल अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें फोकस करते हैं कि जो हवा बाहर आ रही है बलून से, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एक्सेलेशन। तो दो फिनोमेना होते हैं, एक फिनोमेना को कहा जाता है इनहेलेशन और दूसरे फिनोमेना को कहा जाता है एक्सेलेशन। नाउ वी आर रिप्लेसिंग बलून विथ आवर ह्यूमन बॉडी लंग्स। हम बलून की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, लंग्स का इस्तेमाल करेंगे। बट द पॉइंट इज कि लंग्स के अंदर या फिर उस बलून के अंदर हवा गई कैसे। अब लाइक बलून अगर आपके पास होता है, आप बलून पंप से हवा भर देते हो, जैसे साइकिल के टायर में कैसे होता है, आपके पास पंप होता है ना हवा भरने का, आप उसके वाया हवा भर देते हो, या फिर अपने माउथ के वाया हवा भर देते हो। बट हमारी, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, तुम ये पर्टिकुलर वीडियो क्लास देख रहे हो क्या इस पूरी प्रोसेस के दौरान तुम्हारी बॉडी के अंदर में हवा कोई पंप से भर रहा है क्या, या फिर कोई तुम्हें माउथ टू माउथ हवा ट्रांसफर कर रहा है क्या कॉन्स्टेंटली? नहीं। तो जब हम लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, गा रहे हैं, इस पूरी एक्टिविटीज के दौरान हमारे लंग्स के अंदर विदाउट एनी माउथ टू माउथ एंड विदाउट एनी पंप हवा अंदर जा कैसे रही है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी होंगी। पहला कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखता कैसे है, जो कि हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। थोड़ा सा उसको अभी और डिटेल वर्जन में हम सीखेंगे, उतना भी डिटेल वर्जन नहीं सीखेंगे, हमसे उतना ही सीखेंगे जितना हमारी क्लास 10th हमें परमिट करती है। दूसरी चीज, आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री का एक नियम, और उसके बाद आप ये सब कुछ आराम से सीख जाओगे। सबसे पहला पॉइंट, अगर मान लेते हैं कंटेनर है, कंटेनर छोड़ो, एक रूम है, रूम के अंदर आपने क्या करके रखा है, एकदम ठूस के लोगों को भर के रख दिया है। मतलब जगह ऑब्वियसली जितनी भी होगी उस रूम में, उस रूम के अंदर आपने लोगों को एकदम क्या कहते हैं उसको, एकदम गंदे तरीके से ठूस के भर दिया है। तो ऐसे में जब पार्टिकल्स या फिर लेट्स से पर्सन्स जो भी हो, जब स्पेस में जब ठूस के भरे हुए होते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, अभी हम लोग गैस के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रेशर वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। तो तुम में से कोई ये सोचेगा कि प्रेशर कैसे क्रिएट होता है। ऑब्वियस है, एक रूम में अगर आप ज्यादा लोगों को भर के रखोगे तो लोगों के बीच में धक्का मुक्की शुरू हो जाएगी ना, लड़ाई झगड़ा। सो वी आर कॉलिंग दैट वन एज अ प्रेशर। ठीक है, अच्छा। लेकिन अगर मान लेते हैं रूम बहुत बड़ा है, ठीक है, और उस बड़े से रूम में आपने उतने ही लोगों को भर दिया जितना आपने छोटे रूम में भरा था। तो छोटे रूम में, एक मिनट, आप हेलो जी सर, दो मिनट रुकोगे, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वीडियो को आगे क्या कर लेना, तुम लोग फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है, अच्छा, अभी फिलहाल के लिए मैं एक कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, तो क्या है, मैं क्या बात कर रही थी कि अगर मान लेते हैं रूम आप लोगों का छोटा है
और छोटे रूम में आपने क्या करके रखा है, 50 लोगों को भर के रखा है। और मान लेते हैं एक रूम बहुत बड़ा है, ठीक है, और उसमें आपने क्या करके रखा है, 50 लोगों को भर के रखा है। तो बेसिकली होगा क्या कि जहां पे रूम छोटा होगा वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा बहुत ज्यादा। तो यानी कि इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि अगर आप रूम छोटा लोगे, छोटा रूम यानी कि वॉल्यूम अगर आप कम लोगे, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आप लोगों का जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप वॉल्यूम को क्या लोगे, ज़्यादा लोगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यानी कि मैं सिंपल भाषा में कहूँ, मैथ्स की भाषा में कहूँ, तो प्रेशर और वॉल्यूम का कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स। आपने मैथ्स पढ़ी होगी ना 8th क्लास में, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, बस वही कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स। अब बस इस कंसेप्ट को तुम ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट नंबर 2 में आते हैं हम लोग। ये आप लोगों का एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। भले ही तुम्हें इस एटमॉस्फेयर में गैसेस अपनी आंखों से दिखती नहीं है, बट इन गैसेस का प्रेशर होता है, ठीक है। दीज गैसेस हैव प्रेशर। अब मान लेते हैं ये एक ह्यूमन है। अब मेरी डायग्राम स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, ये एक ह्यूमन है। ये अब भाई कैसा ह्यूमन है यार ये एक, ठीक है। ये मान लेते हैं आप लोगों का एक ह्यूमन है। इस ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये उसके 2 लंग्स हैं। अब होता ये है कि गैस बॉडी के अंदर तब आएगी, हम क्या चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है वो एटमॉस्फेयर से निकलकर कहाँ पे आ जाए, आप लोगों की बॉडी के अंदर आ जाए। तो जैसा कि तुम जानते हो डिफ्यूजन के बारे में, डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग बताओ चीजें कहाँ से कहाँ जाती हैं। चीजें डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग हमेशा कहाँ से कहाँ जाती हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब जहां पे कंसंट्रेशन यानी कि क्वांटिटी ज्यादा है से लेकर कहां पे कम वाले की तरफ। या फिर मैं दूसरी भाषा में कहने की कोशिश करूं तो जो आप लोगों का डिफ्यूजन फिनोमेना है ये कैसे और कब होता है, कब होता है ये डिफ्यूजन वाला फिनोमेना, जब आप लोगों का मान लेते हैं हाई प्रेशर से कहां पे जाती है चीजें, लो प्रेशर की तरफ। डिफ्यूजन में चीजें कहां से जाती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो तुम अगर चाहते हो कि एयर बॉडी के अंदर आए तो होना क्या चाहिए, बाहर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, इस तरफ का प्रेशर बोलो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है ये कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर इस तरीके का मेंटेनेंस होगा, हाई प्रेशर होगा बाहर हमारे एटमॉस्फेयर का और बॉडी के अंदर का प्रेशर यदि लो होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो गैस है यानी कि जो एयर है वो हमारी बॉडी के लंग्स के अंदर चली जाएगी। बाय विच प्रोसेस, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस चली जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, समझ लो, चली जाएगी। अब भैया लंग्स के अंदर में प्रेशर कैसे कम करूं, लो प्रेशर को क्रिएट करना है। अब आपको लो प्रेशर क्रिएट करना, आप कैसे क्रिएट करोगे लो प्रेशर, डाउट। हम लो प्रेशर कैसे क्रिएट करें, कोई मशीन तो है नहीं कि बटन ऑन कर दिया, कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, मिक्सर ग्राइंडर के जैसे, है ना, वॉशिंग मशीन के जैसे प्रेशर कम कैसे करें हम लंग्स के अंदर का। तो बेसिकली लंग्स के अंदर का प्रेशर कम करने के लिए हम सोचते हैं कि कितना अच्छा होता अगर आपको प्रेशर कम करना है तो आप लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा दो। आप लंग्स का क्या कर दो, वॉल्यूम बढ़ा दो। आप लंग्स का क्या कर दो, वॉल्यूम बढ़ा दो। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप लंग्स को एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड मतलब समझते हो ना, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास पहले लंग्स इतनी शेप की थी तो अब आपकी लंग्स इतनी बड़ी शेप की हो गई, इसे हम कहते हैं एक्सपैंड करना, है ना। यहां से इधर जा रहे हो तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सपैंड करना। यहां से ऐसा छोटा कर दिया आपने साइज और, तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। समझ रहे हो कि हमें क्या करना है, अगर हमें एयर को ब्रीथ इन करना है तो इस एयर को ब्रीथ इन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, कम। तभी बाहर की एयर अंदर आएगी ऑटोमेटिकली विदाउट एनी बलून पंप एंड विदाउट एनी माउथ टू माउथ। बट द पॉइंट इज कि हम ये प्रेशर डिक्रीज कैसे करें। कोई मशीन तो है नहीं कि प्रेशर डिक्रीज कर लिया भैया,
मशीन तो लगी हुई नहीं है, फिर ऐसे में क्या करें? तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए आप क्या करते हो, आपकी जो लंग्स हैं उन लंग्स को आपको एक्सपैंड करना होता है। एक्सपैंड करने का मतलब उनको आपका जो नॉर्मल लंग्स का साइज होता है उस नॉर्मल लंग्स के साइज के कंपेयर में आपकी लंग्स अब क्या होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी दिखनी चाहिए, नॉर्मल साइज के कंपेयर में बड़ा दिखना चाहिए वो। तो ये कब होना है, जब हम चाहते हैं कि हवा ब्रीथ इन करने पर अंदर जाए, यानी कि ये पूरी प्रोसेस हम कब चाहते हैं, लंग्स को एक्सपैंड करवाना हम कब चाहते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही हो, इसको हम लोग कहते हैं इनहेलेशन प्रोसेस हो रही हो। कौन सी प्रोसेस होती है, इनहेलेशन। यानी कि इनहेलेशन के दौरान आप लोगों की जो लंग्स होती है वो लंग्स क्या होती हैं, एक्सपैंड होती है। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों होती है? इसमें अभी तक मैंने कुछ भी रट्टाफिकेशन वाली चीज नहीं बताई कि रट लो के लंग एक्सपैंड होती है इनहेलेशन के दौरान, पूरा लॉजिकली बता रही हूँ। अब इसी का रिवर्स ऑब्वियस है एक्सहेलेशन के दौरान होगा, बट फिलहाल अभी मैं एक्सहेलेशन वाले टॉपिक पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको इनहेलेशन समझा हुआ है तो एक्सहेलेशन आपको ऑटोमेटिकली उसका उल्टा रहेगा, आपको वैसे भी इसको समझ में आ जाना है। एंड नाउ द पॉइंट इज कि ये वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे कैसे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि कल हमने इतना तो पढ़ लिया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में लेफ्ट और राइट साइड दो लंग्स होते हैं, है ना, ये जानते थे हम लोग कि वो लंग्स होता है, बिल्कुल जानते थे। तो अब उसके आगे की थोड़ी जर्नी समझते हैं, ठीक है। आगे की जर्नी को समझने के लिए आपको करना क्या होगा, ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे कि क्या पता होना चाहिए आप लोगों को ह्यूमन बॉडी के बारे में, तुम अगर खड़े होते हो तो तुम्हारी जो पीठ होती है, पीठ मतलब समझते हो ना, बैक, तुम्हारी पीठ पे देखना मिड में कुछ कड़क कड़क सा फील होता है, दैट इज आप लोगों का बैकबोन। जानते हो बैकबोन होती है, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक ह्यूमन बना लो, तो आपने बोला चलो मैडम एक ह्यूमन बना लेते हैं, ये मान लेते हैं एक ह्यूमन है, अरे यार बन नहीं रहा ह्यूमन है, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका ह्यूमन है। ये ह्यूमन इस तरीके से खड़ा हुआ है, ये इसका पेट है और ये इसका बैक साइड है, ठीक है, ये ऐसे खड़ा, भैया आप समझ लो, ठीक है, थोड़ा तोंदुमल ह्यूमन है हमारा, लेन दो, ये ऐसा, ये इसका बैक साइड है। तो इस बैक साइड में क्या होता है, यहाँ पीछे में यहाँ पर क्या होता है आप लोगों का, बैकबोन होता है, जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, ये बैकबोन होता है। समझो ये क्या होता है, बैकबोन होता है। सामने की तरफ मतलब जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट की तरफ, सामने की तरफ, यहाँ पे अगेन आप लोगों की एक और बोन होती है, इसका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि बैकबोन से मतलब पीछे वाली बोन से आगे वाली बोन्स की तरफ ऐसी और बोन्स क्रिएट होती हैं, ऐसी सर्कुलर बोन्स क्रिएट होती हैं, ऐसी सर्कुलर बोन्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, ऐसी सर्कुलर बोन्स क्रिएट होती हैं। और इन सर्कुलर बोन्स के अंदर में हम लोगों के ऐसे लंग्स क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। यानी कि हमारे लंग्स, कल की क्लास तक हमने क्या देखा था, हमारे पास लंग्स होते हैं, लेकिन आज हमें क्या पता चल रहा है कि लंग्स के आजू बाजू सर्कुलर रिंग्स होती हैं, और उन सर्कुलर रिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं, ठीक है, ओके। अब जैसे तुम लोगों ने कभी मूवीज में या कभी और या स्कूल में कभी देखा होगा स्केलेटन, ह्यूमन कंकाल, तो तुम्हें दिख रहा होगा ऐसे ऐसे रिब्स केज होती हैं, ऐसा दिखता है ना, रिब्स केज होती हैं, इसे हम लोग कहते हैं रिब्स केज। अब बात ऐसी कि हमें जब स्केलेटन दिखाया जाता है या जब हम स्केलेटन को देखते हैं तो स्केलेटन का मतलब क्या होता है, एक तो नकली स्केलेटन नहीं, अगर मान लेते असली स्केलेटन भी तुम देखते हो तो हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी डिकम्पोज होती है, उसके जो भी मसल्स टिश्यूज वगैरह होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं, सिर्फ बोन्स बाकी रह जाती हैं। बट अगर एक मैं जिंदा ह्यूमन की बात कर रही हूं तो उसके मसल्स के अंदर जब तक उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई है, उसके रिबकेज के बीच में यहाँ पे मसल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होती हैं, मसल्स होती हैं। मतलब बेसिकली आप लोगों का रिबकेज बीच में ऐसी हॉलो स्पेस नहीं होती, जैसा आप देखते हो ना स्केलेटन में हॉलो स्पेस नहीं होती इस रिब केज में, यहाँ पे मसल्स होती हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपकी रिब मसल्स कहते हैं। ये रिब मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी किस काम में, आप लोगों के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के काम में। समझ रहे हो क्या है, अभी तक लंग्स होता है ह्यूमन बॉडी में, कल हमने पढ़ा था, लंग्स के आजू बाजू एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो बोनी स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो मैंने शॉर्ट में बताया, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया,
एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, उस बोनी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिब केज। रिब केज की जो मतलब हड्डियां होती हैं, एक हड्डी और दूसरी हड्डी के बीच में हम लोगों को ऐसा लगता है कि गैप होगा, पर गैप होता नहीं है। ठीक है, अगर आप एक जिंदा इंसान जिसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई है, लेट से मरने के बाद भी अगर किसी की बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई है और अगर आप उसके रिब केज को देखोगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, आपको उनके बीच में मसल्स देखने को मिलती है। ठीक है, विच आर नोन एज रिब मसल्स। ये रिब मसल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है, ये दोनों की दोनों लंग्स हैं, इन दोनों की दोनों लंग्स के नीचे की तरफ एक क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, पतली सी मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसे मैंने ऑलरेडी कल बताया था। ये से हम लोग क्या कहते हैं, आपका डायफ्राग्राम कहते हैं। तो ये डायफ्राग्राम और ये आपका रिब मसल्स, ये दोनों मिलके मेहनत करती हैं क्या करने के लिए, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अच्छा, क्या करने के लिए, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। कैसे करती हैं वो हम समझते हैं, बट उससे पहले नहीं, चलो उससे पहले नहीं, हाँ उससे पहले तुमको ये बता दिया जाए कि एक्चुअल में ये जो मैं तुम्हें बताई हूं, ये विजुअलाइजेशन दिखता कैसे है। देखो बहुत है, इसको समझते हैं। आप लोगों के पास फिलहाल ये एक ह्यूमन बॉडी तुमको दिख रही है, तुम्हारी स्क्रीन पे ह्यूमन बॉडी दिख रही है। ठीक है, अच्छा, अब देखो इस ह्यूमन बॉडी को हम समझते हैं कि क्या है। एक्सपैंड करो इसको, देखो अच्छे से कैसा दिखता है ह्यूमन बॉडी। क्या आपको रिब केज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो हड्डियां दिख रही हैं लंग्स के आजू बाजू। दिस हड्डियां आर नोन एज आप लोगों का व्हाट, रिब केज, बराबर। अच्छा देखो, रिब केज के अंदर में आप लोगों का कौन है, दो छोटे छोटे लंग्स हैं। अब एक काम करते हैं, अपन इसको उल्टा करके देखते हैं, इस बॉडी को उल्टा करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा इस बॉडी को क्या कर दो, उल्टा कर दो। जब तुम इस बॉडी को उल्टा कर दोगे तो होगा क्या, आपको समझना है कि जब आपने इस बॉडी को उल्टा कर दिया तो देखो नीचे की तरफ आपको डायफ्राग्राम दिख रहा होगा। नीचे की तरफ आपको क्या दिख रहा होगा, डायफ्राग्राम दिख रहा होगा। अब ये जो डायफ्राग्राम आपको नीचे दिख रहा है, ये डायफ्राग्राम आप लोगों का क्या करता है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। ये डायफ्राग्राम क्या करता है बोलो, ये डायफ्राग्राम आप लोगों का दोनों लंग्स के को क्या करवाता है, रिसाइड करवाता है अपने ऊपर। क्या करवाता है, इसको रिसाइड करवाता है। ये देखो मैंने उल्टा करके दिखा देती हूँ, पहले इसको अपन बड़ा कर लेते हैं ताकि तुम्हें चीजें क्लियरली दिखें। हाँ ये देखो दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है डायफ्राग्राम कैसा है। ये देखो डायफ्राग्राम, देखो ये दिख रहा है डायफ्राग्राम। हाँ ये डायफ्राग्राम है, और यहां से चेक करो इस दोनों डायफ्राग्राम के ऊपर क्या लगी हुई है, देखो लंग्स है। समझ लो इन दोनों डायफ्राग्राम के ऊपर क्या है, आपकी लंग्स है। इन दोनों डायफ्राग्राम के ऊपर क्या है, लंग्स। एक बार हम लोग ऊपर से टॉप व्यू भी देख लेते हैं हमारी बॉडी का, हमें भी तो पता चले कि हमारी ह्यूमन बॉडी एक्चुअली में दिखती कैसे है। ठीक है, इसका टॉप व्यू हमें भी पता होना चाहिए। अच्छा अब देखो इसका टॉप व्यू क्या है, आपको ऊपर से आपने बॉडी को देखा, आप ऊपर से बॉडी को देख रहे हो। ये देखो दिख रहे हैं, ये देखो ये लंग्स दिख रहे हैं आपके। हाँ ये लंग्स तो दिख रहे हैं भैया, लंग्स में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये जो पीछे की तरफ आपको क्रीम कलर की एक रॉड जैसी दिख रही है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। और जो उसके सामने की तरफ आपको थोड़ा सा पिंकिश या ब्राउनिश कलर की रॉड दिख रही है, दैट इज आपका ट्रैकिया। तो समझ लो कि हमारा ट्रैकिया आगे होता है ना, ट्रैकिया देखो हमारा आगे होता है, और उस ट्रैकिया के पीछे की तरफ हमारी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा और जैसा कि मैंने अभी पीछे क्या बताया था, ये देखो ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है, ये देखो स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है। हाँ ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब इस स्पाइनल कॉर्ड से सर्कुलर रिंग्स जा रही हैं, देखो सामने की तरफ सर्कुलर रिंग्स जा रही हैं, गई 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 गई, और ये लंग्स के सामने एक और हड्डी है। मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई हड्डियां ट्रैकिया को आके कनेक्ट होती हैं, ऐसा नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड है, देखो स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के आगे देखो कौन है, ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के आगे क्या है, एक और हड्डी है। तो स्पाइनल कॉर्ड से जो पीछे सर्कुलर रिंग्स निकल के आ रही हैं, वो सर्कुलर रिंग्स आके किसको कनेक्ट कर रही हैं, सामने वाली हड्डी को कनेक्ट कर रही हैं। और ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, रिबकेज बना रहे हैं। सब मिलके क्या बना रहे हैं, रिबकेज बना रहे हैं। ठीक है, सब लोग मिलके क्या बना रहे हैं, रिबकेज। दिख रहा है किस तरीके से, पीछे से देखो स्पाइनल कॉर्ड से हड्डियां निकली और ये आगे आके आपकी बॉडी में कनेक्ट हुई है ना। अच्छा और ये नीचे की तरफ तुम्हें दिख रहा है, ये देखो ये नीचे की तरफ तुम्हें डायफ्राग्राम दिख रहा है। देखो डायफ्राग्राम को देखो, ये आपके दोनों लंग्स के कनेक्ट, मतलब लंग्स इसके ऊपर क्या है, बैठी हुई है। और ये डायफ्राग्राम तुम्हें हिलते हुए दिख रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ
तो अब हम समझते हैं, अभी बॉडी का मैकेनिज्म तो समझ, मतलब बॉडी कैसी दिखती है तो समझ में आ गया ना, कि बॉडी के पीछे बैकबोन, बैकबोन के आगे बोलो क्या, ट्रैकिया, और ट्रैकिया के आगे ये एक और हड्डी, ये हड्डी दिख रही है सामने वाली हड्डी, फ्रंट में ये हड्डी, ठीक है। सामने वाली हड्डी और पीछे वाली हड्डी के बीच में क्या होती है बोलो, एक ऐसी सर्कुलर रिंग्स होती हैं, और उन सर्कुलर रिंग्स के बीच में कौन होता है, आप लोगों का लंग्स होता है। और इवन जो ये सर्कुलर रिंग्स है ना, हर सर्कुलर रिंग के बीच में क्या होती है, मसल्स होती हैं। हर सर्कुलर रिंग्स के मतलब है कि हमारी बॉडी के जो लंग्स है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करे। तो जैसे ये आप लोगों की एक सर्कुलर रिंग, ये आप लोगों की दूसरी सर्कुलर रिंग, इस एक सर्कुलर रिंग और इस दूसरी सर्कुलर रिंग के जैसी और भी सर्कुलर रिंग्स होंगी, बट हम लोग अभी उस पर फोकस नहीं करेंगे। इनके बीच में होती हैं मसल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था रिब मसल्स। ये रिब मसल्स खुद को क्या करवाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम कराती हैं, खुद को कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, ठीक है, एक दो मतलब छोटा करना। अच्छा, तो जब आप लोगों की रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ऐसे में क्या होता है कि रिब मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपका जो रिब केज होता है, रिब केज मतलब वो जो सर्कुलर हड्डियों की मैं बात कर रही हूं, वो रिब केज आपका क्या होने लगता है बताओ, रिब केज आप लोगों का क्या होने लगता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। ऊपर की तरफ मूव करने का मतलब होता है कि जैसे नॉर्मल रिब केज ऐसा दिखता है, तो अब ये रिब केज ऐसा दिखने लगेगा, ये ऐसा, ये मतलब उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हमारी रिब मतलब बॉडी के अंदर की जो हमारी मसल्स हैं, जब वो उनको खुद को कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं, तो उस दौरान होता क्या है कि आपका जो रिब केज होता है, जो हड्डियां होती हैं, वो हड्डियां क्या होती हैं, ऐसी बाहर की तरफ फैलने लगती हैं, आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड मतलब फैलने लगती हैं, ठीक है। आपका रिब केज क्या होता है, और फैलने लगता है। अच्छा, रिब केज क्या होता है, आउटवर्ड हो जाता है। आउटवर्ड मतलब पहले अगर रिब केज की लेंथ मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर थी, तो अभी 7 सेंटीमीटर हो गई होगी। ये इस तरीके से एक्सपैंड हो गया, लेंथ वाइज आपका रिब केज क्या हो जाता है, एक्सपैंड। अब तुम तो जानते हो, अभी अभी मैं तुमको बताई हूं, रिब केज के नीचे की तरफ आप लोगों के क्या होती है, डायफ्राग्राम होता है। अभी देखो, डायफ्राग्राम भी तो देखो रिब केज से चिपका हुआ है, ऑलमोस्ट दिख रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लंग्स ही रिब केज से चिपकी हैं, डायफ्राग्राम भी रिब केज से चिपका है। अब देखो, जब हमारा रिब केज एक्सपैंड होता है, अभी एक्सपैंड हुआ, चेक करना, जब मैं एक्सपैंड बोलूंगी तब चेक करना, रिब केज को देखना और डायफ्राग्राम को एक साथ देखना जब मैं एक्सपैंड बोलूंगी। अब रुको, एक्सपैंड, अब देखो क्या हो रहा है, आप लोगों का जो डायफ्राग्राम है, पहले उसकी शेप कैसी रहती है, पहले उसकी डायफ्राग्राम की रहती है, आप लोगों के डायफ्राग्राम की शेप ऐसी रहती है। और जब आपका रिब केज एक्सपैंड होता है ना, तो रिब केज एक्सपैंड होता है, जो डायफ्राग्राम कहता है यार मेरे को खुद को भी क्या होना चाहिए, एक्सपैंड होना चाहिए, और आपका डायफ्राग्राम इतना सर्कुलर ना रहते हुए थोड़ा ऐसा हो जाता है, मतलब फ्लैट हो जाता है, ठीक है, फ्लैट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, रिब केज, जब हम लोगों की रिब मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो रिब मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपका जो रिब केज है, वो रिब केज खुद को क्या कर लेता है, एक्सपैंड कर लेता है। रिब केज भी एक्सपैंड होता है, और नीचे की जो डायफ्राग्राम है वो भी खुद को क्या करती है, एक्सपैंड कर लेती है। एक्सपैंड मतलब खुद को सर्कुलर बेंट ना रखते हुए थोड़ी सी सीधी हो जाती है। अब अगर रिब केज एक्सपैंड होगा और उससे जुड़ा हुआ डायफ्राग्राम एक्सपैंड होगा, तो ऑब्वियस है कि उस रिब केज और उस डायफ्राग्राम से कनेक्टेड आपका जो लंग्स है, वो लंग्स भी बोलो क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड हो गए। सो बेसिकली आपके अगर लंग्स एक्सपैंड हो गए, तो लंग्स का जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इसका मतलब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, वो प्रेशर बोलो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और जैसे ही लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा, बाहर जो भी एटमॉस्फेयर में हवा है, हमारी नोज के वाया हमारे लंग्स के अंदर आके क्या हो जाएगी, भर जाएगी, है ना, क्योंकि यही होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के दौरान बोलो क्या होता है, हम लोगों के हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चीजें क्या होती हैं, मूव होती हैं। बस खत्म, यही था आप लोगों का सिंपल सोबर प्यारा सा ब्रीथिंग फेनोमेना। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि जब हम इनहेल करते हैं, तो इनहेल करते वक्त क्या क्या फेनोमेना आपको देखने को मिलते हैं, तो आप इसको इस तरीके से बताओगे कि जब हम इनहेल करते हैं तो आपकी जो रिब मसल्स होती है, वो रिब मसल्स बोलो क्या होती हैं,
कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रिब मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ही इनहेलेशन हो रहा है। अच्छा, अब अगर रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो रिब केज होता है वो एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड मतलब बाहर की तरफ फैल जाता है। अपन कैसे कहते अपनी छाती चौड़ी कर लेते हैं, लो ऐसे आ मेरे से लड़ाई कर, तो ये खुद को एक्सपैंड कर लेता है आउटवर्ड। ठीक है, रिब केज क्या होता है, आउटवर्ड मूव कर जाता है। अच्छा, और अगर रिब केज आउटवर्ड मूव करता है, आउटवर्ड भी और साथ ही साथ में अपवर्ड भी, ठीक है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड फैल जाता है वो। और जो डायफ्राग्राम होती है, डायफ्राग्राम के साथ क्या होता है, डायफ्राग्राम अपने आप को बोलो क्या कर लेती है, और मतलब सर्कुलर ना रहते हुए, इस तरीके से बेंट ना रहते हुए वो खुद को ऑलमोस्ट क्या कर लेती है और नीचे की तरफ पुश कर लेती है कि अच्छा चलो मैं खुद को क्या कर लेती हूँ, फ्लैटन कर लेती हूँ, खुद को स्ट्रेट करने की कोशिश करती है, बट एग्जैक्टली स्ट्रेट होती नहीं है। ठीक है, वो खुद को क्या करने की कोशिश करती है, नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करती है, डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करती है डायफ्राग्राम। ठीक है, ये आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए कि इनहेलेशन के दौरान रिब मसल्स के साथ क्या हुआ, रिब केज के साथ क्या हुआ और डायफ्राग्राम के साथ क्या हुआ। तो इसी डायफ्राग्राम और इसी रिब केज की वजह से, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से होता ये है कि जो लंग्स होती हैं, उन लंग्स के अंदर का जो स्पेस है, जो चेस्ट कैविटी है, जो थोरैसिस कैविटी है, वहाँ का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया मतलब क्या हो गया, हमारी बॉडी के अंदर की कैविटी का प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के कैसे रहते हैं, उल्टा काम करते हैं। और अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर कम है और बाहर एटमॉस्फेयर में अगर प्रेशर ज़्यादा है तो हमारी बॉडी के अंदर हवा आने लगेगी। खत्म। दिस इज द सिंपल फिनोमेना ऑफ व्हाट, आप लोगों का इनहेलेशन। ठीक है, अच्छा इसमें बस एक बात और याद रखोगे कि हम लोगों की जो चेस्ट कैविटी होती है, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं थोरैसिस कैविटी, ये थोरैसिस कैविटी या फिर ये चेस्ट कैविटी आप लोगों की बोलो क्या हो जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है। तभी तो मैं कह रही हूं कि उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इसी का अगर तुम उल्टा कर दो, उल्टा मतलब एक्सेल वाली प्रोसेस की बात मैं अगर करूं, इसका अगर अपन उल्टा कर दे, एक्सेलेशन की बात करें, तो एक्सेलेशन में क्या होगा, आप लोगों के पास जो आपकी रिब मसल्स है, ठीक है, आप लोगों की जो रिब मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रा मतलब खुद को मतलब पहले क्या कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, अब वो खुद को क्या कर लेती है, रिलैक्स। रिलैक्स मतलब ओरिजिनल पोजीशन पर, ठीक है, कुछ नहीं कर रही है, नॉर्मल बैठी हुई है। अच्छा, अब अगर रिब मसल्स खुद को रिलैक्स कर लेंगी तो ऐसे में रिब केज क्या हो जाएगा बताओ, पहले रिब केज आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा था, तो अब रिब केज कैसा मूवमेंट करेगा, इनवर्ड मूवमेंट करेगा। पहले वो अपवर्ड मूवमेंट कर रहा था, तो अब वो कौन सा मूवमेंट करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। पहले हम लोगों का जो डायफ्राग्राम था वो कैसा मूवमेंट कर रहा था, डायफ्राग्राम हम लोगों का डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा था, अब डायफ्राग्राम अपवर्ड मूवमेंट करने लगेगा। डायफ्राग्राम पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और अब हमारा डायफ्राग्राम कैसे होने लगेगा, रिलैक्स। ठीक है, अच्छा, और इसकी वजह से हमारी जो चेस्ट कैविटी या फिर जो थोरैसिस कैविटी है उसके अंदर की जो स्पेस है, वो स्पेस बोलो क्या हो जाएगी, पहले बढ़ रही थी और अब वही स्पेस आप लोगों की क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, साइज उसका क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से अगर वॉल्यूम घट गया तो जो आप लोगों का प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कब, जब हम एक्सेल करते हैं। तो एक्सेलेशन के दौरान होता क्या है, अगर ये मेरी लंग्स है, अगर ये मेरी लंग्स है, ठीक है, एक मिनट, हेलो, अरे हाँ ठीक है ठीक है, अगर वो, हाँ वो भी हटा देती हूँ। ठीक है, तो हम लोगों की जो लंग्स होती है वो लंग्स क्या करती है, खुद को उसके अंदर का प्रेशर क्या होता है, बोलो प्रेशर उसके अंदर का क्या हो जाता है उस वक्त ज़्यादा, और अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब बोलो क्या, कि ऑटोमेटिकली बाहर अंदर हमारे जो भी गैसेस भरी थी वो बाहर क्या हो जाती हैं, एक्सेल आउट हो जाती है। बस खत्म। यही हमारी सिंपल सी इनहेलेशन और एक्सेलेशन से रिलेटेड क्या थी, पूरी की पूरी मैकेनिज्म थी। इसको डायग्रामेटिकली तुम ऐसे देख सकते हो, जो तुम्हें दिख रहा है कि डायफ्राग्राम का मूवमेंट
कि जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो देखो डायफ्राग्राम कैसी हो गई आप लोगों की, और जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो डायफ्राग्राम का स्ट्रक्चर देखो कैसा हो गया, बराबर, ये इस तरीके से। ठीक है, ये आप लोगों का है, बस खत्म फिर।